तो अब हम जानेंगे स्प्रिंग्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, है ना। तो इसमें ऐसा करते हैं कि पहले दो स्प्रिंग को हम लोग पैरेलल में लेते हैं, है ना। ये एक स्प्रिंग हो गया और ये दूसरा स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच्ड है, ठीक। अब जो दो स्प्रिंग हैं इनका स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं, ये है K1 और ये है K2, ठीक है। तो इस सिस्टम का टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग mg को भूल जाते हैं, क्योंकि mg का इफेक्ट तो आता नहीं स्प्रिंग मास सिस्टम पर, है ना। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है ना, तो अगर इस पर mg नहीं लग रहा हो तो जो नेचुरल पोजीशन है स्प्रिंग्स का वही इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बनेगा, ठीक। अब ये ब्लॉक SHM करते हुए किसी इंस्टेंट पर अपने मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम से जो है वो x डिस्टेंस नीचे आ गया है, ठीक है। तो दोनों स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा वो x होगा। तो इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग में होगा K1x और दूसरा स्प्रिंग जो है वो K2x, ठीक है। यहाँ पर हम ये मानना है कि ये ब्लॉक रोटेट नहीं कर रहा, तो दोनों स्प्रिंग्स में इलोंगेशन जो होगा वो इक्वल होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो आएगा वो इतना आएगा। इसमें हम लोग माइनस साइन लगा सकते हैं, तो ये आएगा फाइनली -K1 + K2 इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों स्प्रिंग्स के बदले में एक स्प्रिंग लगाना चाहते हैं, है ना। इन दोनों स्प्रिंग के बदले में जो है एक स्प्रिंग आ गया, सेम ब्लॉक है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोगे K इक्विवेलेंट, ठीक है। तो टाइम पीरियड इसका भी उतना ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से पहले ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था, अगर उसमें टाइम पीरियड निकालना हो तो क्या करेंगे, -m⍵² से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m⍵² K1 + K2 के इक्वल होगा, ठीक। तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा √K1 + K2/m, ठीक। अब जो अपना इक्विवेलेंट स्प्रिंग है वही ब्लॉक है ना। तो इस केस में अगर हम लोग ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं तो जो कि हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये आता है K इक्विवेलेंट/m, ठीक है। तो अपने पास दो इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन यहाँ पर और दूसरा इक्वेशन यहाँ पर। इनको सोल्व करें, सॉल्विंग these two equations we will get K equivalent is equal to K1 + K2, है ना। तो अब से हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर जो स्प्रिंग्स हैं वो देखने में पैरेलल लग रहे हों, जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल सीरीज का, वैसे ही अगर पैरेलल में हो तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा वो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसको जनरलाइज कर देते हैं। इन जनरल सपोज ऐसा है कि अगर इसमें 3 स्प्रिंग मान लो हमें
पैरेलल में, या 4 स्प्रिंग पैरेलल में लगाए गए, है ना। इनका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो है K1, K2, K3 और K4। तब देन इक्विवेलेंट, इनका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग होगा इस तरह से, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग लेंगे K इक्विवेलेंट, देन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, है ना। ऐसा कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ springs in parallel, ठीक।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर स्प्रिंग के पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना। एवरी स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट which represents its rigidity। जितना बड़ा k का वैल्यू होगा, जितना बड़ा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, उतना ही रिजिड स्प्रिंग होगा, है ना। तो किसी भी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर बाकी चीज़ें हम चेंज नहीं करें तो कह सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, है ना। कहने का मतलब ये है कि और कोई चीज़ हम चेंज नहीं करने वाले, ना मटेरियल चेंज करेंगे, ना उसका क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। जो भी है, अगर लेंथ जो है स्प्रिंग का हम लोग उसको बीच में से कम करके दो पार्ट में बांट दिया, है ना, लेंथ को आधा आधा कर दिया, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा, है ना। के होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब इफ स्प्रिंग इज कट इन टू हाफ्स, then each half part will have spring constant equal to 2k, that means twice of the value of ओरिजिनल स्प्रिंग। अगर ओरिजिनल स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के था, उसको दो पार्ट में बांट दिया हमने, तो हर एक पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2k हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज इफ ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k is divided into two parts such that ratio of lengths of parts is 2:3, then find the spring constant of each part। ठीक, तो पहले जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट था वो था k, और ये चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है तो k इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा डिवाइडेड बाई l कहा जा सकता है, ठीक। अच्छा, अब हमने लेंथ को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो लेंथ्स ऑफ ईच पार्ट विल बी 12/5 एंड 3l/5, ठीक है। तो जिसका लेंथ 12/5 है
मान लेते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। तो K1 इज इक्वल टू C/12/5 लिख सकते हैं एंड K2 इज इक्वल टू C/3L/5। तो अपने पास तीन इक्वेशन है, एक ये है, दूसरा ये है और थर्ड ये हो गया। तो हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन अगर इनको सोल्व करें तो K1/K इज इक्वल टू 5/2 आएगा। इसका मतलब K1 इज इक्वल टू 5/2K हो गया। ठीक, उसी तरह से अगर फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करें तो K2/K ये आ जाएगा 5/3। इसका मतलब हुआ कि K2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5/3K। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लिया। एक ऐसा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं जिसमें स्प्रिंग का भी मास दिया हुआ है ना। एक ब्लॉक है जिसका मास है M और एक स्प्रिंग है जिसका की मास है MS, है ना, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट ले लेते हैं K। ठीक है, तो इस सिस्टम का स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम when spring has mass MS। तो इस केस में हम ऐसा करते हैं, पहले मान लेते हैं कि ब्लॉक का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो यहाँ था। इक्विलिब्रियम पोजीशन वहाँ पर होगा जब स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन पर होगा। तो इसको हम लोग नेचुरल पोजीशन भी कह सकते हैं और साथ में मीन पोजीशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो अभी जो ब्लॉक है, ब्लॉक अपने मीन पोजीशन से सपोज x डिस्टेंस पर है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है v। ठीक है, हम लोग एनर्जी मेथड अप्लाई करेंगे। तो उस केस में चूंकि स्प्रिंग का मास है तो पूरे स्प्रिंग की भी काइनेटिक एनर्जी हमें काउंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं कि फिक्स्ड एंड से y डिस्टेंस पर dy लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं स्प्रिंग का। ठीक है, consider small element of spring having length dy at a distance y from फिक्स्ड एंड। ठीक है, तो उसका जो मास होगा, उस एलिमेंट का जो मास होगा उसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dy, है ना। जो लैम्डा है उसको कहा जा सकता है मास बाय लेंथ। ऐसा मान लेते हैं कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का टोटल लेंथ है L, है ना। टोटल लेंथ जो है अभी L है। तो इसका लीनियर डेंसिटी हो गया MS/L इंटू dy, ये मास हो गया। साथ में जो स्प्रिंग है
उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग मान लेते हैं कुछ v डैश, है ना, या u मान लेते हैं। ठीक है, इस स्प्रिंग की जो वेलोसिटी है इसको मान लेते हैं u इसलिए क्योंकि देखेंगे कि स्प्रिंग का हर एलिमेंट जो है वो बराबर डिस्टेंस तक नहीं जाएगा। ब्लॉक जो है सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट कर रहा होगा, है ना। अच्छा, ब्लॉक के कांटेक्ट में जो स्प्रिंग है ये वाला पॉइंट, वो भी सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ में SHM करेगा, लेकिन बिल्कुल जो फिक्स्ड पॉइंट के पास स्प्रिंग का एलिमेंट है उसका एम्पलीट्यूड होगा ऑलमोस्ट 0, मतलब उसका वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा। तो ऐसा कहा जा सकता है कि स्प्रिंग का हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेट कर रहा है। तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी, हर एलिमेंट की वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, कोई कम चल रहा होगा, कोई ज़्यादा चल रहा होगा, है ना। तो इसीलिए हम इस एलिमेंट की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं जो हमने dy लेंथ का एलिमेंट लिया है। ठीक है, तो चूंकि l डिस्टेंस पर जो एलिमेंट है यहाँ पर, जो बिल्कुल ब्लॉक से चिपका हुआ एलिमेंट है ये, इसकी वेलोसिटी भी v होगी, है ना। और ये लेंथ के हिसाब से जैसे जैसे दूर होता जाएगा वो वेलोसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि u डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई l, ऐसे कर सकते हैं, है ना, क्योंकि l डिस्टेंस पर वेलोसिटी v है और जो y डिस्टेंस पर वेलोसिटी u है। तो ये रेशियो निकाल सकते हैं और इस हिसाब से u का जो वैल्यू आएगा वो होगा v y डिवाइडेड बाई l, है ना। ये जो है इसको हम लोग यूज करेंगे। तो इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, है ना। तो हम लोग ऐसा करेंगे v माइनस 0 बाई एल एंड u माइनस 0 बाई वाई, है ना। v माइनस 0 क्यों, देखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी v था और यहाँ पर 0 था, तो जो चेंज हुआ वेलोसिटी का वो हो गया v माइनस 0, वेलोसिटी में चेंज हुआ v माइनस 0 और दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है l। ठीक, उसी तरह से अब यहाँ पर देखेंगे तो वेलोसिटी यहाँ पर जो है वो है u और यहाँ पर है 0, तो चेंज कितना हुआ u माइनस 0। तो ये u माइनस 0 हमने यहाँ लिखा डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस या डिस्टेंस जो है वो y हो गया, तो ये हमने y लिख दिया। तो यहाँ से ये रिलेशन जो है ये आ गया। तो अब क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट है उसका मास भी हमने कैलकुलेट कर लिया और उसकी वेलोसिटी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो उस छोटे से एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू हाफ dm इंटू यू स्क्वायर, है ना। अच्छा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू Ks इज इक्वल टू dKs। इसको स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे यानी कि हाफ dm यू स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 dm का वैल्यू यहाँ से रखते हैं, यह आएगा ms/l इंटू dy इंटू यू स्क्वायर। u जो है यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है उसका वैल्यू रखेंगे तो v स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाई
एल स्क्वायर। तो केस का जो वैल्यू आया वो हो जाएगा, इसमें से कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं, एम एस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l क्यूब। ठीक है, तो इधर रह गया वाई स्क्वायर डी वाई। और ये काइनेटिक एनर्जी हमें, ये जो एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट हमें कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा, 0 से लेकर के एल तक, है ना। पूरे स्प्रिंग में हमें एनर्जी निकालनी होगी। तो इसको 0 से एल तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आएगा, एम एस वी स्क्वायर बाई 2l क्यूब। इंटीग्रेशन करने से यह आएगा वाई क्यूब बाई 3, और जब लिमिट रखेंगे तो यह आएगा एल क्यूब बाई 3, यानी एम एस वी स्क्वायर बाई 6। तो ये स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी नहीं कहें हम लोग, टोटल एनर्जी निकालते हैं ना, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वो एनर्जी होगा, एक तो हम लोग स्प्रिंग की एनर्जी जोड़ेंगे एम एस वी स्क्वायर बाई 6 प्लस, हमने स्प्रिंग की एनर्जी निकाली, फिर इस ब्लॉक की एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग एक से इलोंगेट हो रखा है, तो स्प्रिंग की एनर्जी भी हम लोग लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डी बाई डी टी का वैल्यू निकालते हैं। तो डी बाई डी टी का वैल्यू आएगा एम एस बाई 6 इंटू 2v डी वी बाई डी टी प्लस एम बाई 2 इंटू 2v डी वी बाई डी टी प्लस 1 बाई 2 इंटू के 2x डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि 2 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक v है, इसको कॉमन लेकर बाहर कर सकते हैं, एक v यहाँ पर है और एक dx बाई डी टी, ये भी जो है v के इक्वल है। तो तीनों v कॉमन लेकर बाहर कर देंगे तो बचेगा एम एस बाई 3 प्लस m इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। तो यहाँ से dv बाई dt का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा माइनस के डिवाइडेड बाई m प्लस एम एस बाई 3 इंटू एक्स। तो इसको कंपेयर करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट के डिवाइडेड बाई m प्लस एम एस बाई 3, है ना। तो फाइनली जो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट m प्लस एम एस बाई 3 डिवाइडेड बाई k, ना। तो ये टाइम पीरियड यहाँ से आ गया। तो इसको हम एक बार फाइनली यहाँ लिख देते हैं इसको, कि ये जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग बढ़िया से याद रखें। तो ये जो वैल्यू आएगा टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m यानी मास ऑफ ब्लॉक प्लस एम एस बाई 3 यानी स्प्रिंग का मास बाई 3
डिवाइडेड बाई के, है ना। तो ये जो है फाइनल रिजल्ट हो गया।